हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जो भी स्टूडेंट बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी ABBMU अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी जो लखनऊ में है, जो जितने भी उत्तर प्रदेश में पूरे गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज हैं बीएससी नर्सिंग के, तो उसमें आपका एडमिशन होगा एक एंट्रेंस एग्जाम अगर ये क्वालिफाई आप कर ले गए। अब क्या है सिनेरियो, अब ये आपका 4 जून को पेपर है। ये अभी ये आज डेट है जो आपकी, अभी ये अप्रैल चल रहा है, तो 4 जून को पेपर है, इसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। और इसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नर्सिंग एप्टीट्यूड और आपका जीके पूछा जाएगा, जनरल नॉलेज और इंग्लिश पूछी जाएगी। इतना सब्जेक्ट पूछा जाएगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तो मैं कंप्लीट कर चुका हूँ, उसकी वीडियो है सिलेबस के ऊपर, वो आप देख लीजिए। और सिलेबस जो वीडियो बनी हुई है उसी में मैं बताया हूँ कि कौन कौन सी वीडियो मेरे चैनल पर रिवाइज करनी है। तो पीसीबी हो जाएगा। नर्सिंग एप्टीट्यूड की 2 वीडियो मैं करा चुका हूँ, जनरल नॉलेज की भी 2 वीडियो मैं करा चुका हूँ, और इंग्लिश की अभी नहीं कराया हूँ, अभी बता दूंगा, आइडिया थोड़ा बहुत करा दूंगा, तो आपका हो जाएगा। 160 के प्लस आप 200 क्वेश्चन में से आप करने के काबिल हो जाएंगे अगर आप इतना कर ले गए। तो चलिए देखिए, कुछ ये जेनेटिक्स का 12th क्लास आप अगर पढ़े होंगे तो ये आप NCERT फॉलो कर सकते हैं। जेनेटिक्स की एक वीडियो मैं बनाया हूँ और उसकी पूरी सीरीज कराया हूँ, चैनल पे सब वीडियो है। तो एक जेनेटिक्स का पूरा देख लेते हैं, रिव्यू देख लेते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं तो थोड़ा आपको समझा देते हैं। देखिए, द फर्स्ट साइंटिस्ट स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस वाज मिड 19th सेंचुरी, 1856 में। ये देखिए, अगर ग्रेगर जॉन मेंडल स्टार्टेड एक्सपेरिमेंट, ग्रेगर जॉन मेंडल साहब ने एक्सपेरिमेंट किया था, तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्रेगर जॉन मेंडल जो एक्सपेरिमेंट किए थे वो किस पे किए थे, तो पाइसम सटाइवम पे किए थे। पाइसम सटाइवम जो है ये गार्डन पी का ये नाम है, ये कहते नहीं है वैज्ञानिक नाम है, तो साइंटिफिक नेम है ये पाइसम सटाइवम, किसका है, गार्डन पी पे। तो ग्रेगर जॉन मेंडल साहब ने एक्सपेरिमेंट किए थे। कभी ऑप्शन में पाइसम सटाइवम देता है, कभी गार्डन पी देता है, अच्छे से देख लीजिए। और लॉ ऑफ इनहेरिटेंस पूछेगा तो ग्रेगर जॉन मेंडल लगाएंगे। और फर्स्ट ग्रेट जेनेटिक्स ये भी पूछता है कि फाउंडर ऑफ जेनेटिक्स कौन है या फिर फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, तो आप लगाएंगे ग्रेगर जॉन मेंडल। ये भी पूछता है कि मेंडल सेलेक्टेड 14 वैरायटी ऑफ गार्डन पी, जो मेंडल साहब ने पाइसम सटाइवम गार्डन पी को सिलेक्ट किया था एक्सपेरिमेंट के लिए अपने, तो वो जो वैरायटी यूज किए थे, कितनी वैरायटी यूज किए थे, तो 14 वैरायटी यूज किए थे, 14 वैरायटी ये यूज किए थे। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट देखिए, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द हेरिडिटी एंड वेरिएशन इज कॉल्ड जेनेटिक्स। इसको जेनेटिक्स कहते हैं, जिसमें हेरिडिटी और वेरिएशन की डील किया जाता है। हेरिडिटी क्या है, जो अपने पूर्वजों से मिलता है ऑफस्प्रिंग बच्चों को, और वेरिएशन जो डिफरेंस होते हैं उनमें। तो जेनेटिक्स के अंतर्गत हेरिडिटी और वेरिएशन की स्टडी डील्स की जाती है, ये देख लेंगे। ये देखिए, फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको बोलते हैं, ये देख लीजिए अच्छे से। फादर ऑफ जेनेटिक्स की अगर बात करेंगे तो मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल। मेंडल का पूरा नाम देख लीजिए, नहीं तो यहीं पे आप फंस जाएंगे। क्वेश्चन अगर कहीं पूछ लिया कि मेंडल का पूरा नाम क्या है, तो ये देख लीजिए GREGOR, ग्रेगर जॉन मेंडल, ये पूरा नाम है मेंडल साहब का। तो ये देखिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको कहा जाता है, मेंडल को। अगर फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स पूछता है कि फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स किसको कहा जाता है, तब आप बेटसन लगाएंगे। बेटसन एक साइंटिस्ट थे। और फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स अगर पूछता है तो TH मॉर्गन लगाएंगे। ये 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये देखिए, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको अच्छे से ये भी समझ लेना चाहिए कि DNA क्या चीज़ है और RNA क्या चीज़ है। तो ये देखिए, DNA डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबोज न्यूक्लिक एसिड इसका पूरा नाम है। DNA क्या होता है, ये देख लीजिए, प्राइमरली इन न्यूक्लियस में होता है, आल्सो इन, ये देखिए, ये मान लीजिए एक सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर DNA और RNA होते हैं। ये देख लीजिए, प्राइमरी इन न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस में होता है, ये साइटोप्लाज्म में होता है। ये न्यूक्लियस के बाहर जो साइटोप्लाज्म दिख रहा है, तो RNA यहाँ होता है साइटोप्लाज्म में, तभी तो प्रोटीन सिंथेसिस करता है। तो और ये DNA क्या होता है, न्यूक्लियस को कंट्रोल करता है। तो ये चीज़ें हो जाती है ये न्यूक्लियस में। आल्सो इन माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया भी न्यूक्लियस में पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट भी। और डबल स्टैंडर्ड होता है DNA, ये सिंगल स्टैंडर्ड होता है। अच्छे से देखते रहिए, साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस और क्रोमोसोम ये सभी जगह होते हैं। ये देख लीजिए, प्यूरिन बेस, ये क्वेश्चन पूछता है, एक प्यूरिन बेस होता है, एक पिरिमिडीन बेस होता है। क्वेश्चन दोनों पूछे जाते हैं कि प्यूरिन बेस कितने होते हैं, तो प्यूरिन बेस जो होते हैं 2 होते हैं, एक एडेनिन एक ग्वानिन, जो कि DNA में भी होता है प्यूरिन बेस, और वही प्यूरिन बेस RNA में भी होता है, एडेनिन ग्वानिन। इसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं
प्यूरिन में। अगर पिरिमिडीन की बात करते हैं तो पिरिमिडीन टोटल कितने होते हैं, पिरिमिडीन टोटल 3 होते हैं और प्यूरिन टोटल 2 होते हैं। टोटल बेस की बात करते हैं तो 5 होते हैं। अब देख लीजिए पिरिमिडीन में थोड़ा चेंजेज हो जाता है। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है कि पिरिमिडीन डीएनए में कौन से पिरिमिडीन होते हैं, तो साइटोसिन और थाइमिन ये 2 होते हैं। और अगर यही बात करेंगे कि आरएनए में कौन सी पिरिमिडीन होते हैं तो थाइमिन की जगह यूरेसिल आ जाता है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, काफ़ी बार पूछा गया है कि आरएनए में कौन सा पिरिमिडीन होता है, थाइमिन की जगह यूरेसिल। तो ये अच्छे से देख लीजिए, यूरेसिल जो है डीएनए में नहीं होता है, ओनली आरएनए में होता है। और साइटोसिन आरएनए में भी होता है और साइटोसिन आपका डीएनए में भी होता है। लेकिन थाइमिन जो है ओनली डीएनए में पाया जाएगा और यूरेसिल ओनली आरएनए में पाया जाएगा। तो ये आप देख लेंगे अच्छे से, यहाँ क्वेश्चन पूछे गए हैं। और ये देख लीजिए डीएनए जो होता है आपका, इसका रोल होता है जीन इन्फॉर्मेशन के लिए, और डीएनए जो आपका आरएनए का रोल होता है प्रोटीन सिंथेसिस का रोल होता है। तो क्वेश्चन ये सब पूछे गए हैं। तो अगर सिंपल क्वेश्चन बनता है ना तो डायरेक्ट इसके नाम पूछ लेते हैं कि डीएनए का नाम क्या है, आरएनए का नाम क्या है। एकदम सिंपल क्वेश्चन, गलत नहीं करना है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डीएनए का नाम क्या है, तो डीएनए का नाम जो होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए का पूरा क्या नाम है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं, इम्पॉर्टेंट है। ये देखिए, ये भी आप देख लीजिए, नाइट्रोजनस बेस यहाँ पे दिए गए हैं, नाइट्रोजनस बेस दिए गए हैं। नाइट्रोजनस बेस प्यूरिन, प्यूरिन मैंने बताया था कि 2 होते हैं, एडेनिन ग्वानिन, और पिरिमिडीन मैंने बताया था कि 3 होते हैं, साइटोसिन थाइमिन यूरेसिल। अब ये देख लीजिए, यूरेसिल आपका आरएनए में था और थाइमिन आपका डीएनए में था, ये भी बताया था। अब न्यूक्लियोसाइड क्या, न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड आप समझ लीजिए यहीं पे। न्यूक्लियोसाइड किसको कहते हैं, नाइट्रोजनस बेस। ये जो नाइट्रोजनस बेस है ये, और इसमें शुगर अगर मिल जाता है तो ये आपके न्यूक्लियोसाइड पर बन जाते हैं। और न्यूक्लियोटाइड टीआईडी, यहाँ पे एसआईडी था, यहाँ पे टीआईडी है। अगर न्यूक्लियोटाइड बनाना है तो आपका नाइट्रोजनस बेस चाहिए प्लस शुगर चाहिए और फास्फेट चाहिए। अगर फास्फेट मिल जाता है तो टाइड बन जाता है। अगर नाइट्रोजनस बेस में साइड, अगर शुगर मिलेगा तो साइड बनेगा, और अगर न्यूक्लियोटाइड में नाइट्रोजनस बेस और शुगर के साथ आपका फास्फेट आ गया तो टाइड बन जाता है। ये आप अच्छे से देख लीजिए, और इसका एग्जांपल दिया गया है, जैसे न्यूक्लियोटाइड, एडेनिलिक एसिड, गानिलिक एसिड, साइटिडिलिक एसिड, थाइमिडिलिक एसिड, यूरिडिलिक एसिड, ये सब क्या हैं, ये न्यूक्लियोटाइड हैं। और न्यूक्लियोसाइड कौन है, एडेनोसिन। देख लीजिए, एडेनिन में आपका शुगर मिल गया तो एसआईएन आ गया, एसआईएन ऐसे आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, नेक्स्ट थ्योरी हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन के फॉर्म में। ये देख लीजिए, ये कुछ साइंटिस्ट के नेम दिए गए हैं जो इंडिपेंडेंटली रीडिस्कवर, मतलब डिस्कवर तो मेंडल साहब ने कर दिए थे, मेंडल के वर्क को इन तीनों साइंटिस्ट ने दोबारा डिस्कवर किया था अलग अलग चीज़ों पे, अब अपना एक्सपेरिमेंट करके। तो डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछता है कि ह्यूगो ड्यूब्रिज रहने वाले कहाँ के थे, तो हॉलैंड के थे। और कार्ल कोरेंस जो थे ये कहाँ के थे, जर्मनी के थे। और सेर मार्क जो थे ये कहाँ के थे, ऑस्ट्रिया के थे। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। और कार्ल कोरेंस ये हॉलैंड, ये ह्यूगो ड्यूब्रिज किस पे वर्क किए थे, ओनोथेरा लेमेरिकियाना पे, प्रिमरोज जिसको बोलते हैं। और कार्ल कोरेंस जर्मनी के जो थे ये मेज पे वर्क किए थे। और सेर मार्क जो थे ऑस्ट्रिया के थे, ये किस पे वर्क किए थे, डिफरेंट फ्लावरिंग प्लांट पे किए थे। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि डायरेक्ट ये कहाँ के थे, तो ये देख लीजिएगा। ये देखिए कुछ, चलिए हम लोग क्रोमोसोम नंबर पे जब चेंजेज हो जाते हैं तो कुछ बीमारियां हो जाती हैं बच्चों में या फिर तो ये हम लोग देख लेते हैं। अगर क्रोमोसोम में चेंजेज हो जाते हैं क्रोमोसोम के नंबर में, जैसे क्रोमोसोम नंबर कितना होता है 23 पेयर होता है क्रोमोसोम, और अगर वैसे बात करेंगे तो 46 क्रोमोसोम होते हैं। अगर बात करते हैं पटाउ सिंड्रोम, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पटाउ सिंड्रोम किसको बोलते हैं, तो ट्राइसोमी 13 पे 13 नंबर क्रोमोसोम पे अगर ट्राइसोमी हो जाती है तो उसको पटाउ सिंड्रोम बोलते हैं। एडवर्ड सिंड्रोम ट्राइसोमी 18 देख लीजिए। डाउन सिंड्रोम की, डाउन सिंड्रोम क्या चीज़ है, डाउन सिंड्रोम ट्राइसोमी 21 पे होता है, और टर्नर सिंड्रोम आपका 23 पे। क्वेश्चन सब पूछे गए हैं, देख लीजिए। इसमें अगर जीन में चेंजेज हो जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, अगर जीन म्यूटेशन हो जाता है, जीन में कुछ चेंजेज हो जाते हैं तो ये क्वेश्चन आपको काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये अच्छे से देख लीजिए। क्वेश्चन पूछता है कि ऑटोसोमल डोमिनेंट में कौन से होते हैं, तो हंटिंगटन डिजीज एक आता है,
जो ऑटोसोमल डोमिनेंट होते हैं और ऑटोसोमल रिसेसिव, यही ज़्यादा पूछा जाता है। क्वेश्चन देगा कि ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज इसमें से कौन सा है। तो थैलेसीमिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिकल सेल एनीमिया, फिनाइलकीटोन्यूरिया, एल्केप्टोन्यूरिया, एल्बिनिज्म और एक और मैं लिखा हूँ, ये देख लीजिए गाउचर्स डिजीज। ये क्या होते हैं? ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज होते हैं। सिकल सेल एनीमिया 11 नंबर क्रोमोसोम चेंजेज होते हैं। फिनाइलकीटोन्यूरिया में 12 नंबर क्रोमोसोम। तो ये जो इतने डिजीज मैं लिखा हूँ ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज हैं, देख लीजिए। और यक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर, ये भी पूछता है कि यक्स 4 ऑप्शन देगा, उसमें पूछेगा यक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर कौन है, तो हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस देख लीजिए। और ये भी पूछता है कि यक्स लिंक्ड, यहाँ पे रिसेसिव था, यहाँ पे यक्स लिंक्ड डोमिनेंट कौन सी डिजीज होती है, तो फॉल्टी टूथ इनेमल वाली, ये एक ही डिजीज है, बहुत कम देखने को मिलती है। और वाई लिंक करेक्टर वाली डिजीज, ये हाइपरट्राइकोसिस, ये भी काफ़ी कम देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम लोग ये देखेंगे क्रोमोसोम में अगर चेंजेज हो जाते हैं, क्रोमोसोमल एब्रीविएशन हो जाता है, तो अब क्या होता है? क्रोमोसोमल में अगर चेंजेज होते हैं, चेंज इन क्रोमोसोमल नंबर, तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हो जाते हैं। जैसे देखिए ये आपका अच्छे से देख लीजिए, 2 एग्जाम्पल मैं बता दे रहा हूँ, ये आप पढ़ लीजिए। फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमैटिड, क्रोमैटिड का जो सेग्रीगेशन है, क्रोमैटिड क्या होता है? सेग्रीगेट होता है, एक जगह आता है, तो वो अगर फेल हो जाती है ड्यूरिंग, कब फेल होती है? मियोसिस के दौरान, तो उसका रिजल्ट क्या होता है? लॉस और गेन ऑफ क्रोमोसोम, इतना आपको देखना है। लॉस हो जाए या फिर गेन ऑफ क्रोमोसोम, उसको क्या बोलते हैं? एन्यूप्लॉइडी बोलते हैं। जैसे देखिए क्रोमोसोम का लॉस हो रहा है 2n-1, क्रोमोसोम का लॉस और गेन भी हो रहा है, देखिए 2n+1, तो ये दोनों याद कर लीजिए। डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि मोनोसोमी किसको कहते हैं? 2n-1। और ट्राइसोमी किसको बोलते हैं? 2n+1। नलिसोमी किसको बोलते हैं? 2n-2। और टेट्रासोमी किसको बोलते हैं? 2n+2। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैं बता दे रहा हूँ। अब इसमें आइए, एक ये भी पूछा जाता है कि पॉलीप्लाइडी किस में देखने को मिलती है? डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, तो पॉलीप्लाइडी आपके प्लांट के केस में देखने को मिलती है। प्लांट पौधों में पॉलीप्लाइडी देखने को मिलती है। और पॉलीप्लाइडी में होता क्या है, कैसे आप पहचानेंगे? फेलियर ऑफ साइटोकाइनेसिस ड्यूरिंग मियोसिस, मियोसिस के दौरान साइटोकाइनेसिस फेल कर जाती है, जिसका रिजल्ट क्या होता है? रिजल्ट जो होता है होल सेट ऑफ क्रोमोसोम इन ऑर्गेनिज्म में इंक्रीज हो जाता है। होल सेट, एक होल सेट, पूरा एक क्रोमोसोम का होल सेट ही इंक्रीज हो जाता है, उसको कहते हैं पॉलीप्लॉइडी। तो ये चीज़ आप अच्छे से देख लिए। बस इतना ही था कि थोड़ा सा यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं तो मैं इसको एक्सप्लेन कर दिया। तो और जेनेटिक्स का पूरा मैं वीडियो तो क्वेश्चन थ्योरी पूरा कराया भी हूँ, तो ये थोड़ा सा आइडिया आपको लग गया होगा। यहाँ से क्वेश्चन आएंगे तो आप क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे, और क्वेश्चन आने के चांस भी हैं, क्योंकि मेंडल तो जेनेटिक्स से क्वेश्चन बनता है, तो मेंडल को ज़्यादातर प्रियॉरिटी दी गई है। तो मेंडल से रिलेटेड थोड़ा चीज़ आपको मैं बता दिया। बस इतना ही था इस वीडियो में। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। और जितनी भी वीडियो मैं रिवाइज करने को बोल रहा हूँ, सभी वीडियो आप रिवाइज करते रहें और अपने आप को कॉन्फिडेंस रखें और अच्छे से पढ़ाई करें। 24 घंटे में ये समझिए आप कम से कम 12 से 14 घंटे टोटल पढ़ाई करें। डेली की डेली अपने आप को इवेलुएट करें कि हर घंटे में मैं कितना पढ़ाई कर रहा हूँ, और अच्छे से पढ़ाई करें। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और जीके, नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश अच्छे से कवर करें, ताकि आपका 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे यहाँ पे आपका अटल बिहारी वाजपेयी में, और 160 के ऊपर ही आप सही करें, तो आप एकदम अच्छे से तैयारी करते रहें। थैंक यू।